हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी पे। और आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में। अभी हाल ही में ये काफी चर्चा में रहा। आप यदि हिंदू पढ़ते हैं तो हिंदू में भी राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर एक टिप्पणी आई और एक विस्तृत चर्चा भी आई थी। ध्यान रखिएगा। और सूचना का अधिकार अधिनियम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है हमेशा के लिए। आज की क्लास में बेसिकली हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना के अधिकार अधिनियम का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व क्या है। सीधा सीधा मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसके साथ ही हाल के दिनों में कैसा प्रदर्शन रहा है इस RTI एक्ट के तहत, और साथ ही हम देखेंगे कि इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, क्या क्या चिंताएं हैं और क्या प्रयास होने चाहिए। इन सारे मुद्दों को हम समझेंगे, यानी एक विस्तृत टॉपिक की तरह हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जो आपका मेंस का क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार हो जाए। और लास्ट में मैं एक मेंस का क्वेश्चन भी आप लोगों को दे दूंगी। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि क्यों चर्चा में है, क्यों न्यूज में है। तो कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा यह कहा गया है सीधे तौर पे कि पिछले कुछ वर्षों में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कमजोर हुआ है। ठीक है, तो फिर से चर्चा में बन गया। ध्यान रखिएगा, जो आपका पॉलिटी और शासन वाला जो टॉपिक है उसके लिए ये काफी ज्यादा मायने रखता है ये टॉपिक। चलिए, सबसे पहले हम सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा 2005 में संसद के द्वारा बेसिकली इसे अधिनियमित किया गया था। और इस सूचना का अधिकार यानी नागरिकों को सरकारी जो एजेंसियां हैं, सरकारी जो संस्थाएं हैं, अधिकारी हैं, उनसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो एक्ट है ये भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सुलभ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, और जो अधिकारी हैं, जो सरकार है, उनको ज्यादा जिम्मेदार बनाता है, ज्यादा उत्तरदायी बनाता है भारतीय नागरिकों के प्रति। यानी कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता या हम कह सकते हैं ईमानदारी, तटस्थता, है ना, इन सारे मूल्यों का एक आधार तय करता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यदि इसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो, यदि इसका बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाए तो। ध्यान रखिएगा, तो यह है सूचना का अधिकार, यानी कि यह सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर 30 दिन के भीतर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य करता है। यानी यदि कोई सामान्य नागरिक सूचना प्राप्त करने का जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत यदि कोई अपील दायर करता है, कोई एप्लीकेशन देता है, तो 30 दिन के भीतर उसे वो सूचना मिल जानी चाहिए। ये बेसिकली प्रावधान करता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ध्यान रखिएगा, जो ऐसे कुछ मामले जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, ऐसे मामलों में 48 घंटों के अंदर सूचना प्रदान करने की व्यवस्था ये एक्ट करता है। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसकी धारा 4 सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्वों से संबंधित है। यानी जितने भी सरकारी प्राधिकरण हैं उनके कुछ दायित्व हैं, वो कहां पैसा खर्च कर रहे हैं, या जो भी सूचना उनसे मांगी जाए 30 दिन के भीतर उन्हें वो सूचनाएं प्रोवाइड कराना होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें सूचना के अधिकार को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फंडामेंटल राइट बनाया है और आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार के दायरे के तहत इसको रखा है। यानी प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की जो गारंटी दी गई है आर्टिकल 19 के तहत, इस आर्टिकल 19 के तहत RTI भी शामिल है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। यानी यहां से आपको पीटी में भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को रखा है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इस RTI एक्ट के कुछ धाराओं की। जैसे इस अधिनियम की एक धारा है 24, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कुछ सुरक्षा और खुफिया संगठनों पर यह लागू नहीं होता। मतलब जितने भी सार्वजनिक संगठन हैं उन पे लागू होगा,
ध्यान रखिएगा, उनके कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं भारतीय नागरिकों के प्रति, लेकिन कुछ को अपवाद में रखा गया है कि कुछ एजेंसियों पे ये जो आरटीआई एक्ट है ये लागू नहीं होता। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रो है, ईडी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, सीमा सुरक्षा बल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, भारतीय तिब्बती सीमा पुलिस बल है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, असम राइफल्स है, ठीक है। इस तरीके से अपराध शाखा सीआईडी है। इस तरीके से कुछ एजेंसियों को, यानी सारी सरकारी एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से बाहर रखा गया है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हालांकि ये जो बहिष्करण है ना, यानी इन सार्वजनिक एजेंसियों को यदि इस आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है तो ये पूर्ण नहीं है। मतलब क्या हो गया, इन संगठनों का दायित्व है कि अगर भ्रष्टाचार से रिलेटेड इशू है या मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई आरोप है, यानी भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई आरोप हैं, तो इन एजेंसियों को वो बेसिकली अगर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगी जाती है तो इन एजेंसियों को बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, यानी इन मामलों में बहिष्करण की बात की गई है। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है कि भाई आरटीआई एक्ट कब आया, तो 2005 में आया। क्या ये संवैधानिक है, तो भाई संविधान में व्यवस्था नहीं है बल्कि एक अधिनियम के तहत आया। ये सरकारी जो एजेंसियां हैं उनके दायित्व को सुनिश्चित करता है, लेकिन कुछ सरकारी एजेंसियों को ये बाहर रखता है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिया। हालांकि पूर्ण बहिष्करण नहीं है, जबकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों से संबंधित उल्लंघन के मुद्दे हैं तो इसके तहत आ सकते हैं वो सारे के सारे मुद्दे। यहां तक हमने एक पृष्ठभूमि को देखा। अब हम एक बार देखेंगे कि भाई आरटीआई एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहला महत्व है इसका, भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण के तौर पे आरटीआई एक्ट एक मजबूत हथियार सिद्ध हुआ है और काफी सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसे पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। यदि हम पिछले वर्षों की बात करें तो यह प्रमुख घोटालों की सूची को उजागर करने में सहायक रहा है। बहुत सारे घोटाले ऐसे हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के मद्देनजर सामने आए, जैसे आदर्श सोसाइटी घोटाला था, जैसे 2G घोटाला था, राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ खेल घोटाला हुआ, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी घोटाला जैसे घोटाले आरटीआई एक्ट के तहत कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, यानी आरटीआई एक्ट ने भ्रष्टाचार को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि हम अधिनियम की सफलता की बात करें तो 2016 में दुनिया भर में जो सशक्त कानूनों की बात हुई थी ना, कि भाई पूरे विश्व में कौन कौन से सशक्त कानून हैं जो नागरिकों के हाथ में शक्ति देते हैं, जो डेमोक्रेसी को और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा मजबूत बनाने का काम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस रेटिंग में, इस वार्षिक रेटिंग में 111 देशों के बीच चौथा स्थान अर्जित किया था इस आरटीआई एक्ट ने। मतलब सोच के देखिए कि यदि इस आरटीआई एक्ट का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जाए तो हम भ्रष्टाचार जैसी चुनौती से लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जो पैरामीटर्स हैं, कुछ कदम है वो उठाने पड़ेंगे, उन पे भी हम बात करेंगे। यानी इसकी पहली उपलब्धि क्या रही, भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण के तौर पे सामने आया। इसकी दूसरी उपलब्धि रही है सशक्त लोगों की आवाज, यानी आम नागरिकों को सरकारी अधिकारियों से सवाल पूछने का विश्वास और अधिकार दिया है भाई। मतलब इसने ये नागरिकों में जताया है कि वास्तविक मालिक कौन, जनता। तो जनता के पास अधिकार है सवाल पूछने का, किनसे, तो सरकारी अधिकारियों से, यानी ये सशक्तता पैदा करता है भारतीय नागरिकों के अंदर। इस एक्ट ने लोगों में भ्रष्टाचार को रोकने और सरकार के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में सशक्त बनाया है, लोगों को सक्षम बनाया है, लोगों की पहुंच प्रदान की है, लोगों को पहुंच प्रदान की है इस एक्ट के माध्यम से कि आप सरकारी अधिकारियों से क्वेश्चन कर सको। और सरकारी अधिकारी बाध्य है 30 दिन के अंदर जानकारी देने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सशक्त लोगों की आवाज, यानी लोगों की आवाज को मजबूत किया है आरटीआई एक्ट ने। यदि इसका और महत्व देखें तो मजबूत लोकतंत्र। भाई सीधी सी बात है, जब भारत के नागरिकों को, सभी नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों तक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है कोई अधिनियम, तो सिंपल सी बात है
ये दोहरा काम करेगा। एक तो ये नागरिकों को सशक्त बनाएगा, है ना, एजुकेट करेगा नागरिकों को अपने महत्व का आभास कराएगा कि भाई सर्वे सर्वा कौन है, तो जनता है। और अधिकारी जो अपने आप को, कई बार हम अधिकारियों के काफी सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगते हैं, तो उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। तो इससे क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जनता की सक्रिय भागीदारी होगी। तो सक्रिय भागीदारी होगी तो सक्रिय भागीदारी से डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ध्यान रखिएगा, पारदर्शिता आएगी, ईमानदारी को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, न्यूट्रलिटी आएगी, जो सिविल सर्वेंट हैं उनके उत्तरदायित्व फिक्स होंगे। तो इन सारे आयामों से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो तीसरा इसका महत्व है डेमोक्रेसी को मजबूत करने में। यदि हम अगला महत्व देखें तो पारदर्शिता और जवाबदेही, सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि इस आरटीआई एक्ट के माध्यम से बहुत सारी सार्वजनिक जानकारियों को पब्लिक डोमेन में रखा गया, भाई सक्षम बनाया गया, और उन जानकारियों को पब्लिक डोमेन में रखा गया। सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले कई निकायों के साथ साथ सभी सरकारी विभागों को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाया गया है। यानी केवल सरकारी विभाग ही नहीं, ऐसे निकाय भी इस आरटीआई एक्ट के दायरे में हैं जो निकाय सरकार से बड़ा बड़ा फंड प्राप्त करते हैं। यानी वो सारे के सारे निकाय इस आरटीआई एक्ट के तहत आएंगे। और जब पैसे का या फिर इस तरीके की व्यवस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, जनता ने पूछा, सरकारी अधिकारी बाध्य हैं जवाब देने के लिए, इतना पैसा कहां खर्च हुआ भाई। मतलब सबसे पहले मान लो पूछा कि इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च हुआ, तो इतना हुआ, कहां कहां हुआ, विस्तार पूर्वक बताइए। तो अब उनको बताना पड़ेगा ना, यानी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी, ईमानदारी आएगी। तो ये भी इसका महत्व है। तो हमने देखा कि मोटे तौर पे जो आरटीआई एक्ट है ये भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण के तौर पे काम करता है। ये लोगों को मजबूत बनाने, नागरिकों के अंदर एक सशक्तता प्राप्त करने के लिए, सशक्तता लाने का एक माध्यम बना, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का माध्यम बना, और साथ ही ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी जैसे जो मूल्य हैं उनको मजबूत बनाने का एक माध्यम बन के सामने आया। यानी ये इसकी उपयोगिता है। यदि हम संशोधन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, राज्यों और केंद्र में सूचना आयुक्तों के वेतन और कार्यकाल से जुड़ा बदलाव किए थे 2019 में। बेसिकली इस आरटीआई एक्ट में कुछ संशोधन हुए थे, जिन संशोधनों के तहत एक तो जो ये आयुक्त थे, सूचना आयुक्त, इनके कार्यकाल को कम कर दिया था, 5 साल से घटा के 3 साल कर दिया, और इनके जो वेतन भत्ते वगैरह थे वो भी सरकार पे वो कर दिए, सरकार के अंडर में ला दिए। पहले ये चुनाव आयुक्तों के समकक्ष हुआ करते थे, यानी कहीं ना कहीं डिग्रेड कर दिया इसको। तब से ये शिकायतें आने लगी कि भाई आरटीआई एक्ट के तहत जितना बेहतर तरीके से काम होना चाहिए था उतना बेहतर तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। ध्यान रखिएगा, उपलब्धियां मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। अब हम देखेंगे कि हाल के दिनों में आरटीआई अधिनियम ने कैसा प्रदर्शन किया है। हमें कुछ डेटा भी पता होना चाहिए। जब हम आंसर लिखते हैं तो अगर मैं ये नहीं कहती कि आप ये सारा डेटा यूज करेंगे, लेकिन कुछ कुछ डेटा आपको यूज करना चाहिए। जैसे यदि मैं डेटा की बात करूं तो एक अनुमान के मुताबिक हर साल लगभग 40 लाख से 60 लाख आरटीआई आवेदन दायर किए जाते हैं, लेकिन 3% से भी कम भारतीय नागरिकों ने कभी आरटीआई याचिका दायर की है। यानी यदि हम ओवरऑल नागरिकों की भागीदारी देखें तो बहुत कम है। कुछ मुट्ठी भर ही संस्थाएं हैं, कुछ मुट्ठी भर ही लोग हैं जो बार बार आरटीआई दायर करते हैं, पहली बात। लेकिन बड़े स्तर पे आरटीआई दायर की जाती हैं प्रत्येक वर्ष लगभग 40 लाख से 60 लाख आरटीआई। सतर्क नागरिक संगठन और सेंटर फॉर एक इक्विटी स्टडीज है, उसके द्वारा भारत में सूचना आयोगों का रिपोर्ट कार्ड था 2018-19, ये जारी किया गया और ये पता लगा, हालांकि ये नेगेटिव बात है, कि दायर किए आवेदन, यानी जितने भी आवेदन दायर किए गए थे आरटीआई एक्ट के तहत, उनमें से 45% से भी कम की जानकारी प्राप्त हुई। यानी मान लो 100 आरटीआई आवेदन दिए गए हैं तो 45 से भी कम जानकारियां प्राप्त हुई। और ध्यान रखिएगा 55% को जानकारी नहीं मिली। तो भाई नहीं मिली तो अपील करने का अधिकार भी दिया है इस आरटीआई एक्ट में, लेकिन मात्र 10% से भी कम अपील की गई। यानी जिस स्ट्रक्चर के तहत आरटीआई बनाया गया था कि भाई आपको जानकारी
दी जाएगी 30 दिन के अंदर। यदि जानकारी नहीं मिलती है तो आपको अपील करने का भी अधिकार है। तो पहली बात तो जानकारी ही कम दी गई, और दूसरी बात सेकंड लेवल पे फिर लोगों का उत्साह भी उतना नहीं रहता ना कि फिर वो दोबारा अपील करेंगे। यानी कहीं ना कहीं पेचीदापन जो है इसका, यानी बाध्यकारिता नहीं है कहीं ना कहीं कि भाई 100% आपको आंसर देना ही पड़ेगा। तो इस कमी के चलते भी इसका बहुत ज्यादा हम उपयोगिता नहीं देख पा रहे हैं, या वर्तमान में इसकी उपयोगिता थोड़ी कम हो रही है, ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा है, एक कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव है, इसने एक अध्ययन किया और ये कहा कि 2012-13 और 18-19 के बीच आरटीआई याचिकाओं की संख्या बढ़ी है। लगभग आप ये मानो 9 लाख से लगभग 17 लाख के आसपास आरटीआई याचिकाओं की संख्या हो गई। तो ये क्या है, यानी संख्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन जो उनको रिजॉल्व करने वाले अधिकारी गण हैं, कर्मचारी हैं, उनके अनुपात में कमी है। इसे हम अभी कमियों में भी देखेंगे। यानी ओवरऑल हमने एक डेटा देखने का प्रयास किया और इस डेटा में हमने ये देखा कि अगर आरटीआई एक्ट का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जाए तो वर्तमान में लोग पहुंच रहे हैं, आरटीआई एक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो इसको और ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो इसका वास्तविक उद्देश्य था वो पूरा कब हो पाएगा, जब ये मतलब एक ट्रांसपेरेंसी के तहत, सशक्तता के तहत ये एक्ट काम करेगा। ध्यान रखिएगा। अब हमने इसका इंपॉर्टेंस देख लिया, अब हम बात करेंगे इससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं। दोस्तों चुनौतियों पे जाएं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब समय कम रह गया है। 11 सितंबर से नया बैच चालू है, यानी चुनौतियां शुरू हो चुकी हैं। 2024 के जो भी बच्चे हैं, अगर अब नहीं जगे तो फिर कभी नहीं जगोगे। यदि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल की तैयारी कराई जा रही है आपको P2I बैच में। ये बैच स्टडी IQIS हिंदी के ऐप पे, वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि एडमिशन लेना है तो ये मेरा कोड है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ आपको ये पूरा कंप्लीट बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा, जिसमें आपकी पीटी की, मेंस की और इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट सीरीज। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा 2 साल तक आप कितनी भी बार, अनलिमिटेड आपका एक्सेस होगा, आप कितनी भी बार क्लासेस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बहुत सही मौका है। 11 सितंबर मॉर्निंग बैच शुरू होने जा रहा है। यदि एडमिशन लेना है तो कोड यूज कर लीजिएगा LD लाइव, 11 सितंबर, याद रखिएगा। अगला मुद्दा है कि आखिर अब हम देखें कि आरटीआई से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं। तो भाई सबसे पहली चुनौती तो यही है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकियां, ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स, हम हाल के एग्जाम्पल्स देखेंगे। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स एक इनिशिएटिव है, इसके अनुसार 2006 से लगभग 2021 के आसपास तक, ये वर्तमान इसमें और बढ़ ही गए होंगे, मान लो 100 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं कार्यकर्ताओं की। जो आरटीआई कार्यकर्ता होते हैं ना, 100 से ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। लगभग 180 पर हमला हो चुका है और लगभग 200 के आसपास को धमकियां दी जा चुकी हैं। मतलब, और वो धमकियां जो रिपोर्टिंग है जिनकी, ऐसी भी बहुत सारी धमकियां होती है ना कि कार्यकर्ता फिर शांति पड़ गया बेचारा, कुछ बोला ही नहीं, उसने रिपोर्ट ही नहीं कराई। ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा है। हालांकि आरटीआई को सार्वजनिक रूप से सराहना की जाती है। भाई आरटीआई को कहा जाता है कि हाँ, ये भ्रष्टाचार को कम करेगा, ये डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा, ये पारदर्शिता लाएगा, ईमानदारी लाएगा, नागरिकों को सशक्त बनाएगा। लेकिन कई लोगों के द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाता है। तो कौन विरोध करेंगे? जो सरकारी अधिकारी हैं या जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस आरटीआई एक्ट के तहत, वो लोग इसका विरोध करेंगे। नौकरशाही और कानून निर्माता आरटीआई शासन के 2 प्रमुख हितधारक हैं। आप देखो, एक ताजा घटना हुई जून 2022 में, मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश के विदिशा में लोक निर्माण विभाग से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे, ठीक है, लेकिन बहुत बार प्रश्न पूछने पर एक ठेकेदार की हत्या कर दी गई।
स्थानीय पुलिस ने जब ये जानकारी निकाली तो स्थानीय पुलिस के अनुसार सड़कों की गुणवत्ता पर बहुत अधिक आरटीआई प्रश्न कई अधिकारियों से और जो इच्छुक पार्टियां हैं उनसे पूछे गए थे, तो ठेकेदार की ही हत्या कर दी गई। तो ऐसे में यदि आरटीआई आवेदनों के पश्चात किसी व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है तो ये दूसरे जो नागरिक हैं उनके लिए एक नकारात्मक काम करेगा। वो सजग नहीं हो पाएंगे, वो सशक्त नहीं हो पाएंगे। उनको हमेशा यह भय रहेगा कि यदि हम अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, भाई राइट टू इंफॉर्मेशन नागरिकों का अधिकार है, यदि अपने अधिकार का प्रयोग करने के बावजूद हमको जान से हाथ धोना पड़ रहा है तो फिर क्या जरूरत है इस अधिकार का प्रयोग करने की। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान रखिएगा। यानी आरटीआई कार्यकर्ताओं को जान से हाथ धोनी पड़ रही है, उनको धमकियां मिल रही हैं। अगला है सीआईसी यानी जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है और राज्य सूचना आयुक्त है, उनमें भी हमें बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे राज्य सूचना आयुक्त जो आयोग हैं वो वर्तमान में निष्क्रिय बने हुए हैं, बहुत सारी रिक्तियां हैं उनमें। और जो राज्य सूचना आयोग है किसी में तो मुख्य सूचना आयुक्त ही नहीं है या अन्य सूचना आयुक्त नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, आंध्र प्रदेश सरकार को 3 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने में 1 साल से ज्यादा लग गया। तो समझने वाली बात यह है कि जब राज्य में सूचना आयुक्त ही नहीं होंगे तो सूचना अधिनियम को क्रियान्वित कौन करेगा? मुद्दा ये है ना। तो यानी जो राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोगों की कमियां हैं, बहुत सारे पद खाली हैं और बड़े समय से रिक्तता हमें यहां पे देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एक दूसरी कमी क्या है? एक तो पदों की रिक्तता देख ली, भाई जब अधिकारी ही नहीं होंगे तो अधिनियम को क्रियान्वित कौन करवाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि आयोग सेवानिवृत्त अधिकारियों को समायोजित करने का स्थान बन गया। यानी जितने भी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको सूचना आयोगों में खपा दो, उनको भेज दो सूचना आयोगों में। भाई ये वही नौकरशाह है ना जिनको बहुत सारे कम ऐसे नौकरशाह होंगे, सिविल सेवक होंगे जो इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी की जो गतिविधियां हैं उनका सम्मान करते हैं। मैक्सिमम आप नौकरशाहों को देख सकते हो कि भाई बड़े स्तर पे हम कह सकते हैं कि नौकरशाह बहुत ज्यादा पॉजिटिव रुख नहीं रखते हैं इस तरीके के एक्ट्स के बारे में। और फिर वही नौकरशाह यदि इनके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, इनके सदस्य बना दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो एक कार्य करने की एक वो होता है ना, जुनून होता है, वो उतना हमें नहीं दिख पाता है और इनका क्रियान्वयन में फिर सीधी सीधी कमी दिखती है। जैसे आप देखोगे 2005 में राज्य जो निर्वाचन आयोग थे उसमें 374 सूचना आयुक्तों में से 58% से अधिक में पूर्व सरकारी अधिकारी थे। अब ये पूर्व सरकारी अधिकारी क्या करेंगे जाके, है ना। इस अवधि के दौरान आप इसमें कुछ डेटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो 2 बड़ी कमियां हमें राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग के स्तर पे दिख रही हैं। एक तो बड़े स्तर पे रिक्तियां और दूसरा जो इनके पद हैं वो पूर्व सरकारी अधिकारियों के तौर पे भरे जा रहे हैं। मतलब अच्छा ये होगा ना कि हम केंद्रीय सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त या फिर अन्य जो आयुक्त हैं वो किसे बनाएं, जो बड़े स्तर पे भागीदारी करते हैं, है ना, जो कार्यकर्ता हैं। हम मतलब एक ऐसा ड्राफ्ट बना सकते हैं ना कि ऐसे लोगों को इसमें शामिल करें जो एक सकारात्मक रुख रखते हो इस अधिनियम के तहत। तो ध्यान रखिएगा ये 2 कमियां हैं। अगली यदि हम कमी देखें तो एक पूर्व सी जो केंद्रीय सूचना आयुक्त और नौकरशाह के अनुसार आयोगों का कामकाज आयुक्तों की खराब पसंद, अप्रशिक्षित कर्मचारियों और सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के असहयोगी रुख के कारण बाधित हो गया है। तो कोई जिजीविषा ही नहीं दिखती काम करने की, असहयोगी रवैया है, तो उससे जो क्रियान्वयन है उसमें कमी आई है। तो ध्यान रखना है ये इन सारी बातों को। अगला मुद्दा है बढ़ती लंबितता। भाई जब क्या सरकारी अधिकारी नहीं है ना, इसके साथ ही बड़े स्तर पे सुलटाने के लिए कर्मचारी नहीं है, तो बड़े स्तर पे हम कह सकते हैं लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। एक मुद्दा यह है जैसे विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत साझा जानकारी पर जो अपीलें कर दी जाती हैं कोर्ट में, उसके माध्यम से भी लटक जाते हैं मामले। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बिना बात की अपीलें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अपीलों के माध्यम से भी बड़े स्तर पे मामले निलंबित हो जाते हैं, लंबित पड़े रहते हैं।
अगला है न्यायिक अड़चने। तो न्यायिक अड़चनों में मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूं। और तुच्छ आरटीआई, एक आरोप ये लगाया जाता है सरकारी अधिकारियों के द्वारा कि भाई आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, जो लोग हैं वो अनावश्यक प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, ये आरोप लगाया जाता है ना सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा। लेकिन यदि हम डेटा की बात करें ना, तो कुल अपीलों का लगभग 4% ही ऐसे होते हैं जो इस तरीके के तुच्छ प्रश्न पूछते हैं। और इस तरीके की जो 4% अपीलें हैं उनको आसानी से प्रतिबंधित किया जा सकता है। उन 4% के नाम पे आप 96% को भी गलत ठहरा देते हो और पूरे के पूरे आरटीआई एक्ट की आलोचना कर देते हो, यह भी अपने आप में गलत है, ध्यान रखिएगा। फिर है सूचना आयुक्तों की पदावनति कर दी। 2019 का जो एक्ट आया, आरटीआई एक्ट में जो संशोधन किया, उसमें क्या किया गया, सूचना आयुक्तों के जो वेतन थे, भत्ते थे, जो सेवा की शर्तें थी, पहले चुनाव आयुक्तों के बराबर होती थी। तो भाई ये सक्षम थे, फ्री होके काम कर पाते थे। लेकिन 2019 के एक्ट ने इनके वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें अब केंद्र सरकार तय करती है, यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन हो गए ये। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि इससे, और इनका कार्यकाल भी 2019 में केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल 5 साल से घटा के 3 साल कर दिया, यानी यहां पे भी हमें कुछ कमियां देखने को मिली 2019 में। 2019 का जो एक्ट आया है ना, इस एक्ट के माध्यम से भी हम ये कह सकते हैं कि बड़े स्तर पे उल्लंघन, बड़े स्तर पे दक्षता में कमी आई है, सूचना आयोग की शक्तियां कमजोर हुई हैं। तो एक आलोचना इस आधार पे की जा सकती है और एक आलोचना इस आधार पे की जा सकती है कि जागरूकता का स्तर अभी कम है, लोगों में जागरूकता ही नहीं है। मैंने शुरू में बताया ना, मात्र 3% लोग अपील दायर करते हैं। तो लोगों के अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके कुछ अधिकार हैं, है ना, आप सेवक नहीं हो, आप नागरिकों में ही सारी शक्ति निहित है भारत में। तो इस तरीके के जागरूकता अभियान, यानी जागरूकता का स्तर कम है। विशेष तौर पे जो वंचित समुदाय हैं, जैसे महिलाएं हैं, ग्रामीण आबादी है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो इन लोगों में, इन वर्गों में विशेष तौर पे हमें जागरूकता का अभाव दिखता है, जिसके चलते आरटीआई का प्रयोग ये लोग उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं जितने बेहतर तरीके से इन्हें करना चाहिए। यानी यदि हम कमियों की बात करें तो 5-6 बड़ी कमियां हमें दिखती है। तो आरटीआई कार्यकर्ताओं को बड़े स्तर पे धमकियां, हत्याओं की जो घटनाएं हैं, सीआईआई और जो राज्य सूचना आयुक्त हैं उनमें कमियां हैं। एक तो रिक्तियों के लेवल पे एक सार्वजनिक अधिकारी भर दिए जाते हैं उनके लेवल पे, साथ ही बड़े स्तर पे जो बढ़ती लंबितता है, मामलों की जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी सुनवाई बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है। और तुच्छ आरटीआई, ये बेसिकली आरोप लगाया जाता है सरकारी अधिकारियों के द्वारा, जिस आरोप का तोड़ हमने बता दिया कि मात्र 4% ही ऐसी शिकायतें होती हैं और उनका निवारण बहुत आसानी से किया जा सकता है। सूचना आयुक्तों की यानी 2019 का जो एक्ट है उसने भी सूचना आयुक्तों की शक्तियों को कम किया है, यह भी एक आलोचना का पॉइंट हो सकता है। और जागरूकता का स्तर कम है। अब हम यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण सहित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। यानी जिस उद्देश्य के लिए जो सूचना आयोग है बनाए गए हैं, चाहे केंद्रीय सूचना आयोग है, चाहे राज्य सूचना आयोग है, इनको बेहतर तरीके से इस अधिनियम का क्रियान्वयन करना चाहिए। तो अब तक हमने क्या देखा, क्यों न्यूज में है, क्या है आरटीआई एक्ट, आर्टिकल 19 से जोड़ के हमने देख लिया। उसके बाद आरटीआई के उपलब्धियां क्या है, यानी इसका इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, और आरटीआई एक्ट से जुड़े हुए कुछ डेटा को हमने समझा। और उसके बाद हमने देखा आरटीआई एक्ट से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या है, मुद्दे क्या है। अब हम ये देख सकते हैं कि आरटीआई एक्ट को बेहतर या और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला कदम तो यही होगा कि केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्त जो हैं, इनके लिए हमें एक दृढ़ आचार संहिता विकसित करने की जरूरत है। कैसी आचार संहिता? कि आयुक्तों के लिए सरकारी प्रमुखों और अधिकारियों से सख्त दूरी बनाए रखना जरूरी है। अगर सूचना आयुक्त इन अधिकारियों से निकटता रखेंगे, मित्रता रखेंगे और इनके खिलाफ कल को कोई आरटीआई आवेदन आएगा तो फिर कैसे निष्पक्षता के साथ ये काम कर पाएंगे। यानी एक दृढ़ आचार संहिता निर्मित करने की जरूरत है इन सब के लिए। दूसरा है, एक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा था कि बिना बात
जो सूचना आयुक्तों के जो वाद हैं वो रिट के माध्यम से कोर्ट में ना जाएं, और यदि उच्च न्यायालय केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के किसी आदेश को रद्द करती है तो इस हाई कोर्ट को यह स्पष्ट रूप से पता लगाना होगा कि यह आदेश क्षेत्राधिकार के बिना था या स्पष्ट रूप से गलत था। मान लो ये जो आदेश है ये तभी देंगे जब स्पष्ट तौर पे हमें कोई बड़ी मिस्टेक दिखेगी। यानी हाई कोर्ट्स को हम ये कह सकते हैं, हाई कोर्ट को बड़ी सचेत रहने के साथ साथ ये डिसीजन अपने पास रखने होंगे, ध्यान रखिएगा। यानी बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट्स की पावर को थोड़ा सा यहाँ पे पूरी तरीके से नियंत्रित तो नहीं, लेकिन थोड़ा चेक एंड बैलेंस करने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब ये किया जा सकता है। तो दो चीजें हो गई। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, भारतीय सूचना कानून दुनिया के सबसे मजबूत कानूनों में से एक है, मैंने बताया 4थी रेटिंग आई थी विश्व के मजबूत कानूनों में। लोगों में जागरूकता बढ़ानी होगी, सरकारी अधिकारियों के लिए कठोर प्रशिक्षण आयोजित करने पड़ेंगे, प्रशिक्षण देना पड़ेगा, कैसे जानकारी देनी है, जो जानकारी पूछी जाए उसके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, है ना। या जो जनता है, विशेष तौर पे जो वंचित तबके हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, चाहे वो ग्रामीण भारत है, महिलाएं हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इनको मजबूत करना पड़ेगा। इनको पूरी एक तरीके से इनको भी प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि यदि आपको कोई सूचना पूछनी है तो कैसे पूछी जा सकती है। इसके साथ और क्या कर सकते हैं, बड़े स्तर पे लोगों और राष्ट्र के हित में प्रेस और लोकतांत्रिक स्थानों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, जो दोषी अधिकारी हैं उनको दंडित करना, और सूचना आयोगों की पूर्ण स्वायत्ता बनाए रखना जरूरी है। जब तक सूचना आयोग पूर्ण स्वायत्ता के तहत काम नहीं करेगा तब तक हम पूरी निष्पक्षता की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए हमें सूचना आयोग को पूर्ण स्वायत्त बनाना पड़ेगा, और इसके साथ ही जो दोषी अधिकारी हैं उनको दंडित करने की जो प्रक्रिया है उसको भी आसान करना पड़ेगा, तीव्र करना पड़ेगा। अगला हम क्या सजेशन दे सकते हैं कि हमारे देश की विविधता पूर्वक प्रकृति है भाई, अलग अलग धर्म, जाति, भाषाएं विशेष तौर पे, तो ऐसे में आरटीआई एक्ट और इसकी कार्यप्रणाली में जितनी भी जानकारी है वो स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्थानीय भाषा में जब जानकारी उपलब्ध होगी तो प्रत्येक व्यक्ति जुड़ पाएगा इस एक्ट से, है ना। अगला है आने वाली पीढ़ी में जिम्मेदारी, मतलब फिर ये वही अच्छी अच्छी बातें हैं कि जो भी आने वाली पीढ़ी है उसमें जिम्मेदारी, सतर्क नागरिकता की भावना विकसित करनी चाहिए। सूचना के अधिकार के बारे में हमें स्कूलों में बताना चाहिए, अलग अलग वर्कशॉप कर सकते हैं, पंचायतों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, मतलब जितने भी आपके दिमाग में आइडियाज आए आप बता सकते हो। तो ये काम हमें करने चाहिए, ठीक है। तो कुछ सजेशन हमने देख लिए। अब हम यदि कंक्लूजन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद से खुद को सरकार में भ्रष्टाचार और अक्षमता से निपटने के एक महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, यदि वास्तव में हम पारदर्शिता को प्राप्त करना चाहते हैं या सरकारी अधिकारियों या जो भी प्राधिकरण है उनमें जवाबदेहिता को विकसित करना चाहते हैं, तो जो भी आरटीआई एक्ट की कमियां हैं हमें इन्हें दूर करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रश्न करने का अधिकार लोकतंत्र की पहचान है। आरटीआई कानून जिसने नागरिकों को सत्ता में बैठे लोगों से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है, पर कोई भी हमला हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव पे हमला होगा। तो इस तरीके की जितनी भी खामियां हमें इस आरटीआई एक्ट के माध्यम से दिखती हैं, उन सभी खामियों को या कमियों को बड़े स्तर पे या बिल्कुल सतर्क तरीके से दूर करने की जरूरत है एक जागरूक नागरिक वर्ग के लिए। और फिर मैंने आपको बता ही दिया कि अलग अलग तरीके से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी के माध्यम से राष्ट्र मजबूत होगा, और इन्हीं एक्ट्स की बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियां हैं उनसे हम निजात पा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आरटीआई एक्ट से रिलेटेड। यदि आपका मेंस में क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रभावशीलता का आकलन करें। तो ध्यान रखिएगा, जब हम प्रभावशीलता का आकलन करेंगे तो सबसे पहले मान लो इसका यदि मैं ड्राफ्ट भी बताना चाहूं तो भूमिका में हम कुछ लाइन आरटीआई एक्ट के बारे में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या क्या
कहां कहां पारदर्शिता और जवाबदेही में प्रभावशील रहा है, प्रभावशील रहा है, ध्यान रखिएगा। तो हम बताएंगे ना भाई, जो महत्व मैंने बताए थे वही 3-4 पॉइंट हम जो महत्व के हैं इसके, लेकिन हम कहेंगे लेकिन आकलन करना है ना भाई। आकलन का मतलब केवल पॉजिटिव पॉइंट नहीं बताने, ये बताना है क्या वास्तव में उतना ही प्रभावशील है ये जितना दिख रहा है, क्या केवल महत्व है इसका, हमें आकलन करना है। तो हम बताएंगे कि महत्व है, उपयोगिता है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो फिर हम कुछ कमियों को पॉइंट में बता देंगे, और कमियां बताने के साथ ही हमें यह भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या हम बेसिकली सजेशन, सुझाव दे सकते हैं इसमें सुधार के। तो सजेशन में जो मैंने 7-8 सजेशन बताए, या आप अपनी तरफ से भी जो है ऐड ऑन करना चाहें वो, और फाइनल एक कंक्लूजन। यानी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो अब आप करने में सक्षम रहेंगे। याद रखिएगा, मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में कुछ बेसिक बातों को जाना, आर्टिकल 19 से इसको रिलेट किया। उसके बाद क्या इसके अपवाद हैं उनको भी देखा। आपसे पीटी में भी इंपॉर्टेंट है, पीटी में आपसे पूछ सकता है क्या सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अनिवार्य तौर पे आरटीआई की उसमें रेंज में आएंगे, तो भाई गलत हो गया ना, कुछ अपवाद भी हैं इसके। फिर हमने देखा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हमने देखा क्या क्या इस बेसिकली इसका डेटा क्या है, कैसा प्रदर्शन किया है आरटीआई एक्ट ने क्या, और डेटा के माध्यम से ही हम कुछ समझ गए कि भाई कुछ कमियां दिख रही हैं इस एक्ट में। फिर हमने इसकी कमियों को डिटेल से देखा, यानी इसके मुद्दे क्या हैं इससे जुड़े हुए, और जब मुद्दे हमने देख लिए तो फिर हम ऑब्वियस सी बात है, हमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या सुझाव हो सकते हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए। तो हमने कुछ सजेशंस यहां पे देख लिया, और फाइनली एक पॉजिटिव सा कंक्लूजन लिख दिया। ये प्रश्न लिखने का अब आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आंसर आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों 11 सितंबर से क्लास शुरू होने जा रही है, बैच शुरू होने जा रहा है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। यदि आप बेहतर तरीके से, मतलब 13 से 14 महीने बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कर लीजिएगा। अगर ये कोड यूज करेंगे तो आपको ये कंप्लीट बैच मात्र 29,999 में मिल जाएगा, यानी पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की जो प्रिपरेशन है आपको मात्र 29,999 में हो जाएगी। पीडीएफ के लिए आप लोगों को जाना है, टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया एकेडमी। इस टेलीग्राम चैनल पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। दोस्तों आशा करती हूं आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं। यदि क्लास अच्छी lagi है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा शेयर कर सके, कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। जो क्वेश्चन आपको दिया है उसे लिखने का प्रयास जरूर करना है। मिलेंगे इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।